हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप नेट एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में स्वरूप एकेडमी नोट्स के अंतर्गत हम लोग ऑडिटिंग जो नोट्स है, बुकलेट्स जो आती हैं, उसके हम लोग कंप्लीट समरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका आज का आपका एपिसोड नंबर 1 होगा। ये आपका प्राइम कोर्स के अंतर्गत आता है, जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, जो कंटेंट है आपको, जैसा कि आपको पता है, जो आपका यूनिट 2 है कॉमर्स में, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कि आपका एक ऑडिटिंग को भी शामिल किया गया है। अगर ऑडिटिंग के सिलेबस को हम एग्जामिन करें, उसको अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू सिलेबस और जो पूछे गए हैं प्रश्न उस पर भी, तो आपका इसमें जो बेसिक्स है आपका ऑडिटिंग का, वो सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। साथ ही आपका जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसके बारे में हम लोग कंप्लीटली एनालिसिस करना है। उसके बाद आपका रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर्स, साथ ही आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है उसके सारे टूल्स को स्टडी करना है। और साथ ही आपका जो ऑडिट रिपोर्ट जारी किया जाता है आपका ऑडिटर के द्वारा, जिसमें ओपिनियन दिया जाता है उनके बारे में। उसके बाद आपका ऑडिटिंग टूल्स, जिसमें कि आपका ऑडिटिंग प्लानिंग, जो लॉज एंड रेगुलेशन है ऑडिटिंग के रिगार्डिंग, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, वेरिफिकेशंस, जो आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। उसके बाद आपका कुछ टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग भी स्टडी करने हैं, जिसमें कि आपका स्पेसिफिक रूप में आपका कॉस्ट ऑडिट को मेंशन किया गया है। ऑडिटिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था। उसके बाद आपका जो स्पेशल ऑडिट है, और लास्ट टॉपिक आ जाता है रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, जिसे स्पेशली मेंशन किया गया है, जिसमें कि आपका मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट। इन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। आज बेसिकली हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग है, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट शामिल किया जाता है, उसे स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये ऑडिट होता क्या है। अगर हम बात करें ऑडिट टर्म का, तो ऑडिट टर्म जो है आपका एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू हियर। जो ऑडियर आपका एक लैटिन वर्ड है, उसी से बना हुआ है ऑडिट, जिसका मीनिंग होता है टू हियर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पर आपको ऑडिटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऑडिटिंग कहां से प्रारंभ हुआ है, उन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे, ओरिजिनेट कहां से हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस में, तो बिजनेस आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटर टाइप के भी होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के टाइप भी होते हैं, और कुछ कंपनी टाइप के भी होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बिजनेस में क्या होता है, हमें नेट प्रॉफिट पता करना होता है, और साथ ही आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, जिसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट, उनके रिगार्डिंग वो सारे चीजें जो हर साल हर एक फाइनेंशियल ईयर में वो प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग कि आखिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है किसी बिजनेसमैन के द्वारा, क्योंकि वो सारे चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उस कंपनी के, उस बिजनेस के मैनेजमेंट टीम के द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर जो ओनर्स होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो आखिर उसमें एक्यूरेसी कितना है, क्या उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या सारे सही और सटीक हैं, उन चीजों को जानना भी जरूरी है। क्योंकि एक बिजनेस के साथ, अगर हम बात करें एक सिंपल बिजनेस का, तो एक बिजनेस के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन या जो ओनर से वही जुड़ा हुआ रहता है, सारा काम उसी का नहीं होता है। जो भी इस बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें कि बहुत सारे इनसाइडर भी होंगे। इनसाइडर में मुख्य रूप से हम लोग अगर बात करें तो जो कंपनी के ओनर होंगे, यहां पर भी डिवीजन करना होगा जब ऑडिटिंग का बात करते हैं। और जो आपका मैनेजमेंट टीम होगा, या फिर बोल सकते हैं, और एक आपका इंप्लॉय भी, इंप्लॉय को भी हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। इनसाइडर जो कंपनी के अंदर मिलते हैं, आउटसाइडर मतलब कि जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, चाहे एज अ क्रेडिटर के तौर पर, या फिर किसी बैंकर के तौर पर, या फिर किसी भी अदर मोड में, तो उन्हें भी जानने का जरूरी है कि आखिर जो किसी कंपनी बिजनेसमैन के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार किया जा रहा है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू में है या नहीं है, किसी तरह का उसमें फ्रॉड, एरर तो नहीं है। उन सारी चीजों को जानना जरूरी है।
तो इसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बनाया गया है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, हर बिजनेस के जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उनके द्वारा जो प्रिपेयर किया गया है तो उनको रीचेक करना जरूरी है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है, जिससे कि ट्रस्ट आउटसाइडर को भी बने और खुद कंपनी के ओनर को भी बने कि जो हमारे एम्प्लॉय अपॉइंट किए गए हैं, जो क्लर्क जो ऑफिसर्स हैं, वो सही मैनर में काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा बंदा या फिर ऐसा व्यक्ति, एक इंडिपेंडेंट पर्सन उन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करे सिस्टमेटिक वे से, साइंटिफिक वे से, और जो भी जरूरत हो वो सारे स्टेप्स उसमें देखें, और तभी पता चल पाएगा कि जो मैनेजमेंट के द्वारा जो बनाया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ट्रू एंड फेयर व्यू में है या नहीं है। और इस प्रोसेस को जो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना है एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा, उसी को ऑडिटिंग नाम दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं मोंट के द्वारा यहां पर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जो कि एक फेमस ऑथर है। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जिसमें कि जो बुक्स होते हैं या फिर जो रिकॉर्ड्स हैं किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे सिस्टमेटिक एग्जामिन करना इन ऑर्डर टू असर्टेन। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? सिंपल टर्म में कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है वो ट्रू एंड फेयर व्यू में है या नहीं है, इसलिए ऑडिटिंग के प्रोसेस को अपनाया जाता है बिजनेस के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा। अब ऑडिटिंग का यहां पर देखिएगा हर किसी को बेनिफिट है, चाहे वो इनसाइडर पार्टी होगा, चाहे आउटसाइडर पार्टी होगा, चाहे कंपनी का इंप्लॉय होगा, चाहे कंपनी का ओनर होगा, शेयर होल्डर होगा, या फिर कोई अदर थर्ड पर्सन, कोई क्रेडिटर होगा, हर किसी को बेनिफिट है, क्योंकि रिलायबिलिटी उसी से बनती है जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट मतलब कि वैसा पर्सन जो उस कंपनी, उस संस्था से, उस इंस्टीट्यूशन से, उस बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं हो, उस बंदे के द्वारा ऑडिटिंग कराया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो कॉन्सेप्ट का बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो ओरिजिन हुआ है ऑडिटिंग का वो कब हुआ है। क्या आज के डेट में ही बिजनेस इतने सारे बन चुके हैं तभी ऑडिटिंग कराया जा रहा है, या फिर पहले भी इसका चलन था? तो अगर हम बात करें ऑडिटिंग का, तो ये ऑडिटिंग कोई नया टर्म नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है। पहले भी आपका जो आपका ग्रीक्स थे, या फिर जो आपका एंशिएंट टाइम में जो आपका उस समय जो बिजनेसमैन थे उनके द्वारा भी यूज किया जाता था, लेकिन आज के जैसा नहीं था। वहां पर इस तरह से सिस्टमेटिक वे से ऑडिटिंग नहीं किया जाता था। आप यहां पर देखिएगा, फ्रॉम द टाइम ऑफ एंशिएंट इजिप्टियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, ये भी ऑडिटिंग कराते थे, लेकिन जो अपना ऑडिटिंग करवाते थे ये लोग सिंपल सा एक क्लर्क खुद से ही अपॉइंट करते थे, और उनके द्वारा जो ऑलरेडी पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन चुका है उनको वेरीफाई करना इनका, इन क्लर्क का काम होता था। लेकिन आज के डेट में हर चीज बदल चुका है, स्कोप बढ़ चुका है, क्योंकि बिजनेस इतने ज्यादा डोमेस्टिक नेचर से लेके इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल लेवल पर चल रहे हैं, तो उनका जो प्रोसेस है सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से एग्जामिन किया जाता है। अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया में कब से इसके लिए लॉ और रूल्स रेगुलेशन बने? तो पहली बार आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में ऑडिटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे चीजों को शामिल किया गया। जैसे कि सबसे बड़ा मेन मुद्दा है आपका कि ऑडिटिंग जो करवाया जाएगा, चूंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो उसके लिए क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया गया। 1913 में क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया गया कि जो ऑडिटर बनेगा, ऑडिटर उस बंदे को बोला जाता है जो ऑडिटिंग का काम करता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके पावर के बारे में, उसके ड्यूटीज, प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में,
और साथ ही आपका एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सोल प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होते हैं, एलएलपी होते हैं, कंपनी होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 1913 में सारे ऑडिटर के बारे में बताया गया, उसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही आपका एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए ऑडिटिंग को कंपलसरी कर दिया गया। अभी भी फर्म या फिर जो इंडिविजुअल्स सोल प्रोप्राइटर के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, उनके लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, वो आपका ऑप्शनल है। अगर आपको मन करता है तो ऑडिटिंग करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंपनी के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके फायदे भी आपको हम बताएंगे अगर ऑडिटिंग नहीं कराते हैं, आगे हम लोग वो चीज देखेंगे, और ऑडिटिंग का कुछ डिमेरिट भी है, उसे भी आगे हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं क्या 1913 के बाद इसमें और कुछ बदलाव हुए। उसके बाद बहुत सारे चीजों को शामिल किया गया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे चीजों को यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन वगैरह थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इसके लिए एक आपका एक सर्टिफिकेट कोर्सेस स्टार्ट किया, जिसे हम लोग आईसीआई जो एक्ट था उसे लाया गया 1949 में, और आईसीआई के द्वारा ही जो ऑडिटिंग कर सकता है बंदा, जिसे हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, उसके कोर्सेज के रिगार्डिंग और उसे किस तरह से मेंबरशिप दिया जाएगा, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, वो सारे चीज तय किया गया। उसके बाद आपका कंपनीज एक्ट 1956 आया, जिसमें कि बहुत सारे अदर प्रोविजंस को फिर से इलोबरेट किया गया, शामिल किया गया, और चीजों को भी शामिल किया गया। अभी जो प्रेजेंटली आपका चल रहा है आपका कंपनीज एक्ट 2013, आगे हम लोग स्टडी भी करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पर प्रोविजंस देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि 1913 से बहुत सारी चीजों को शामिल आया, फिर 1956 आया, बहुत सारे और भी चीजें आई, आईसीआई का गाइडलाइंस जारी किया जाता है, उनके द्वारा स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जिसके आधार पर ऑडिटिंग किया जाता है। अभी हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर जो भी उसमें शामिल फैक्ट हैं, सारे चीजों को स्टडी करते हैं। लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, आईसीआई के द्वारा बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जिसे ऑडिटर को सारे चीजों को पालन करना पड़ता है, और उसी के आधार पर ऑडिटिंग का अपना काम करना होता है। अब तक हमने जो आपके साथ स्टडी किया है, डिस्कस किया है, उसे हम लोग कुछ पॉइंट में समझते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, अभी तक हमने ऑडिट को ही डिफाइन किया था, मीनिंग उसका हमने आपको बताया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑडिटिंग का सीधा सा मतलब है कि इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि आपका एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा किया जाता है। ये आपका ऑडिटिंग जो किया जाता है, आखिर कैसे किया जाता है, तो आखिर अगर मान लीजिए 5000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो 5000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि यह ट्रांजेक्शन हुआ ही है, तो ऑब्वियसली इसके लिए वाउचर चाहिए, वाउचर को हम मिलाएंगे। अब मान लीजिए बिल्ड जो हम फर्नीचर्स का बात करते हैं, फर्नीचर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है कि प्रेजेंटली कंपनी के पास अभी 100 फर्नीचर है, 100 फर्नीचर्स हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो रियल में जो दिया गया है डाटा वो सही या फिर गलत है, तो फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। तो यही चीज यहां पर दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, बहुत सारे वाउचर्स के द्वारा, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, या फिर फिजिकली वेरीफाई भी किया जाता है, और एक्सप्लेनेशन जो भी रिसीव किया गया है क्लाइंट के द्वारा, मैनेजमेंट टीम के द्वारा, उसके आधार पर ऑडिटिंग को कराया जाता है। द ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कि आपका किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि आपका हम लोग फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का हम लोग लेके चलते हैं, जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च को एंड करता है, उसी पीरियड के लिए आपका ये ऑडिटिंग कराया जाता है, जो कि आपका जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो भी वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, और जो भी अपना फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है, उस आधार पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, इसी का नाम दिया गया है यहां पर ऑडिटिंग। आई होप यहां तक सारे क्लियर होंगे आपको। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग ये चीज भी जानना जरूरी है कि ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर देखे हैं।
अब यहां पर ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव को हम लोग शामिल करते हैं। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव को यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि आपका कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ आपका सेकेंडरी या फिर इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या शामिल किया जाता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेशली डिफाइन किया गया है आपका सेक्शन 143 में। इसमें शामिल किया गया है कि ऑडिटर के द्वारा जो ऑडिटिंग किया जाता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है क्लाइंट के द्वारा या फिर मैनेजमेंट टीम के द्वारा, वो ट्रू एंड फेयर व्यू में है या नहीं है, वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में यहां पर आपका शामिल किया गया है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आपका अगर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब ऑडिटर के द्वारा चेक किया जाएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें के बारे में पता चलेगा, जैसे कि उसमें डिटेक्ट किया जाता है फ्रॉड वगैरह को, एरर्स वगैरह को। तो फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करना और उसे प्रिवेंट करना, उसे रोकना, ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में शामिल किया जाता है। और ये क्यों जरूरी भी है, अब जब हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया गया है इस कंपनी के द्वारा, तो सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू में है या नहीं है। इसमें जो बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं जो एसेट्स का वैल्यू, लाइबिलिटीज का वैल्यू, वो आपका एक्यूरेसी उसमें कितना है या फिर वो सही तरीके से दिखाए गए हैं या नहीं है, उनको चेक करना। अब जब उसी क्रम में अगर हम उसे चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेगा जो कि आपका उसमें हो सकता है कि किसी तरह का एरर हो, चाहे इंप्लॉय के द्वारा किया गया हो या फिर किसी इंप्लॉयर के द्वारा, उस कंपनी के ही इंप्लॉयर के द्वारा, वो सारे चीजें हो सकता है कि फ्रॉड या फिर एरर किए गए हैं। तो उन चीजों को डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना और उसे प्रिवेंट करना, ये सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में शामिल किया जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एडवांटेज के बारे में। जैसे कि हम लोग यहां पर देख लिए, अब इसका मेरिट क्या है, ऑडिटिंग का कराने का आखिर क्या क्या पर्पस हो सकता है। इनिशियल में ही हमने बताया था, एक कंपनी से, एक किसी बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जिसमें कि कुछ इनसाइडर होते हैं, कुछ आउटसाइडर होते हैं और कुछ थर्ड पर्सन भी होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गई, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ही जगह पर सारे कलेक्ट करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इंसाइडर में कंपनी के जो ओनर हैं उनको क्या बेनिफिट है, तो कंपनी के ओनर को ऑडिटिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आखिर उनके द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी भी के जो ओनर होते हैं, मान लीजिए शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर पैसा तो इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। अब कंपनी के इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के दिया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, मैनेजमेंट टीम के द्वारा, वो सही है या नहीं है, वो भी जानने का उन्हें राइट्स है। जो एसेट्स का वैल्यू उसमें दिखाया गया है क्या एक्चुअल में है या नहीं है, लाइबिलिटीज जो दिखाई जा रही है क्या एक्चुअली में उतना है या नहीं है, इन सारे चीजों को जानना है। और ये बेस्ट वे है कि वो ऑडिटिंग से ही वो इन सारे चीजों के बारे में जान सकते हैं। आउटसाइडर के बारे में बात करें, अब एक क्रेडिटर है या फिर जो आपका एक बैंक है, बैंक को दिखाया जाता है कि कंपनी के पास अभी 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है, जबकि वो उसका वो जो ओनर था वो कंपनी मान लीजिए एबीसी लिमिटेड था। एबीसी लिमिटेड के बैलेंस शीट में दिख रहा है कि कंपनी के पास अभी 100 करोड़ का एक बिल्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में ओनरशिप उसके पास नहीं था। अब वो कैसे पता चलेगा कि जो लीज पर लिया गया था, अब उसके बारे में फैक्ट कैसे पता चलेगा, तो उन सारे चीजों को वेरीफाई करना जरूरी है। अगर वो ऑडिटिंग किया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एबीसी लिमिटेड का, तो कंपनी वाले को तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेशली मेंशन रहता है, स्पेसिफिक ऑडिटर के द्वारा मेंशन किया जाता है कि जो ये 100 करोड़ का जो बिल्डिंग दिखाया जा रहा है वो लीज पर लिया गया है या फिर किसी भी अदर मोड से लिया गया है, लेकिन ओनरशिप एबीसी लिमिटेड के पास वो नहीं है। तो आउटसाइडर को इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि कंपनी, जो बैंक अगर कंपनी को लोन देती है तो वो सजग रहेगी और वो सावधानी पूर्वक वो लोन प्रोवाइड करेगी।
तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हमने डिवाइड किया हुआ है। मेन पॉइंट को आधार पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ओनर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ द ओनर बिल्कुल होगा आपका। अगर हम कंपनी के खुद या फिर आप भी कोई बिजनेस के ओनर हैं तो आप भी चाहिएगा कि इस कंपनी के जो इंप्लॉय है किसी तरह का एरर्स या फिर फ्रॉड करने ही तो नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हमने बताया था कि ऑडिटिंग कराने से सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ही हमें फुलफिल होता है। जैसे कि आपका जो भी एरर्स हो सकता है कि इंप्लॉय इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कुछ भी तरीके से, क्योंकि ह्यूमन नेचर तो ये चीज देखा जाता है कि एरर्स कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन उन्हें रोकना भी तो जरूरी है कि अगली बार ये एरर ना हो। तो ऑडिटिंग कराने से तो ये चीज पता चलेगा, तो उसका बेनिफिट ओनर को जरूर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, डिटेक्शंस एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। थर्ड आप यहां पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स। जो वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स किया जाता है, जो कि आपका ऑडिटर के द्वारा टाइम टू टाइम, एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है आपका ऑडिटिंग का। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है आपका इंडिपेंडेंट ओपिनियन। हमने इनिशियल में ही बताया था कि कंपनीज एक्ट में ये रूल्स बना दिया गया है कि जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा। मतलब कि उससे कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा, उसके मैनेजमेंट से, उसके बिजनेस टीम से या फिर किसी भी उस कंपनी के में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से। और वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन अपने जजमेंट के आधार पर जो वो एग्जामिन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करेगा फिजिकली या फिर टेस्ट के रूप में, उसके आधार पर अपना ओपिनियन देता है, जिसके जो कि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है और हर कोई उस पर ट्रस्ट करता है। और चूंकि वो एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट होता है, जो कि बहुत सारे जो नॉर्म्स बनाए गए हैं आईसीआई एक्ट में और आईसीआई स्टैंडर्ड्स में, उस आधार पर ऑडिटिंग किया जाता है। इसीलिए उस पर हर कोई ट्रस्ट करता है, कंपनी से लेके कोर्ट से लेके हर जगह पर। मोरल चेक नेक्स्ट है आपका मोरल चेक। मोरल चेक का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर एक कंपनी में ऑडिटिंग होते आ रहा है, साल 2 साल से ये कंपनी में ऑडिटिंग होते आ रहा है, तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि जो हो सकते हैं कि कुछ इंप्लॉय है, मान लीजिए कुछ इंप्लॉय मिलके क्या करते हैं, छोटे मोटे फ्रॉड वगैरह करते हैं, जैसे कि मिस एप्रोप्रिएशन, कुछ एसेट्स को अपने साथ ले जाते हैं, छोटे मोटे। आप देखिएगा कुछ ऐसे इंप्लॉय होते हैं जो कंपनी में जो सेल किए जाते हैं, कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट अपने साथ वो ले जाते हैं घर पर, और उसके बारे में कुछ ब्यौरा डिटेल्स वगैरह नहीं देते हैं। क्या इससे असर पड़ता है बिजनेस पर? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि उसका भी इंक्लूडिंग करना जरूरी है, उसको शामिल करना जरूरी है। तो अगर हमेशा ऑडिट होते रह रहा है तो एक इंप्लॉय को उस कंपनी में क्या होगा, एक फियर बना रहेगा, भय बना रहेगा कि अगर हम इस तरह से मिस एप्रोप्रिएशन, किसी तरह का फ्रॉड और एरर करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। इसीलिए एक मोरल चेक ये हो जाता है, मोरल उनके अंदर ये चीज आ जाता है, अगर हम इस तरह के फ्रॉड या फिर एरर करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो फिर से वो इस तरह के गलतियां नहीं करते हैं। तो इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, जिसके बारे में हमने बताया था आउटसाइडर के बारे में, जो कि आपका कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होता है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और वो उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उन सारे चीजों के बारे में। क्योंकि अगर कंपनी अगर प्रॉफिट दिखा रही है तो प्रॉफिट दिखा रही है तो ऑब्वियसली उन्हें इंटरेस्ट या फिर जो उनका डिविडेंड है इक्विटी वाले को, प्रीफरेंस वाले को उनका मिलना चाहिए था, या फिर जो डिवेंचर्स होल्डर हैं उनको भी मिलना चाहिए था, जिसमें कि आपका जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी ये सारी चीज मिलना चाहिए था। क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, चूंकि बैलेंस शीट से ये चीज पता चलता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है, पीएनएल अकाउंट में अगर दिख रहा है कि प्रॉफिट इसका हर साल 10 साल से ऑडिटिंग होने से पता चल रहा है कि नहीं, कंपनी का तो प्रॉफिट हर साल इंक्रीज ही कर रहा है, तो आने वाले में ये क्रेडिटर या फिर जो शेयर होल्डर हैं, अगर कंपनी फिर से फ्रेश शेयर्स इशू करते हैं तो फर्दर उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी समझेंगे। क्रेडिटर फिर से मटेरियल सप्लाई करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि ये ट्रेंड है कि ऑडिटिंग कराने के बाद भी इस कंपनी का प्रॉफिट जो है आपका हर साल वो इंक्रीज कर रहा है। वही आपका नेक्स्ट पॉइंट भी था आपका क्रिएट कॉन्फिडेंस इमंग स्टेक होल्डर्स। ऑडिटिंग कराया गया है, अगर वो सही तरीके सब चीज दिख रहा है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अदरवाइज वो कंपनी से अपना जुड़ाव नहीं रखना चाहेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंश्योर कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये चीज भी पता चलता है, ऑडिटिंग कराया जाता है तो ये चीज भी देखा जाता है। मान लीजिए कंपनी टैक्स में ही कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, चाहे CSR के रिगार्डिंग हो या फिर आप अदर नॉर्म्स हो, तो उसको फॉलो किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, या फिर जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो अकाउंटिंग मेथड है, वो हर साल चेंज तो नहीं किया जा रहा है, उन सारे चीजों को बारे में भी चेक किया जाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है आपका रीइंफोर्स एंड स्ट्रेंथ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल आगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इंटरनल कंट्रोल का आप जनरल मीनिंग समझ जाइए। इंटरनल कंट्रोल का सीधा सा मतलब है कि जो भी मान लीजिए एक संस्था है, एक कंपनी है, वो चल रही है, अब इसके अंतर्गत जो सिस्टम बनाया गया है, अगर कोई इंप्लॉय आता है, इंप्लॉय का बायोमेट्रिक सिस्टम, उसका इंप्लॉय आज आया आपके कंपनी में या फिर नहीं आया, पहले क्या था कि रजिस्टर पर अपना नाम लिख के तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड करते थे। इंप्लॉय कंपनी में गया ही नहीं, उसके बदले उसके जो फ्रेंड्स या फिर जो वहां का जो गार्ड था उसके द्वारा वहां पर उनका नाम चढ़ा दिया गया। तो इस आधार पर ही तो कंपनी को तो नुकसान है इससे। तो आज के डेट में क्या किया जा रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम, जो कि फिंगरप्रिंट से होता है। तो उससे आपको एक फायदा हो जाता है कि कंपनी के इंप्लॉय आए आज या फिर नहीं आए। तो ये सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगर इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं तो अगर ऑडिटिंग कराया जाता है तो इससे क्या होगा, बाद में आने वाले दिनों में भी इंटरनल कंट्रोल और भी अच्छे तरीके से उसे और भी बनाया जाएगा, जिससे कि और भी चीजों को एक कंपनी के इंटरनल कंट्रोल जितना ज्यादा बेस्ट रहता है, उसमें उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें फ्रॉड, एरर या फिर कुछ अनफेयर मीन्स वहां पर नहीं किया गया होगा। और इस कंपनी का अगर इंटरनल कंट्रोल अगर खराब है तो इसका मतलब है कि वहां पर बहुत ज्यादा फ्रॉड, एरर्स या फिर अनफेयर मीन्स वहां पर किया गया है। ऑडिटर इस सब चीज को बहुत ज्यादा चेक करता है, जो चीज सही भी है। क्योंकि अगर कंपनी खुद से CCTV कैमरा लगा दी है, जो भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, किसी को पेमेंट किया गया है, पेमेंट नहीं किया गया, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या फिर जो भी चीजें हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो ये सारे इंटरनल कंट्रोल के पार्ट ही हैं, जिससे कि रिलायबिलिटी बनती है कि इसमें फ्रॉड और एरर कम किए गए होंगे। और ये चीज अगर ऑडिटिंग होते आ रहा है तो इससे क्या होगा कि जो इस साल देखा गया कि ये इंटरनल CCTV अच्छा से काम नहीं कर रहा था, तो आने वाले दिनों में उसे क्या किया जाएगा, और भी सही तरीके से उसको बनाया जाना जरूरी है। फिर उसके बाद आपका लोन फैसिलिटी, जिसके बारे में भी हमने बताया था कि बैंक वगैरह से आपको लोन फैसिलिटी वगैरह मिलते हैं। साथ ही आपका और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर अदर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो रेडियली एक्सेप्टिव होते हैं, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं उसे, वो सही भी होता है आपका। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर बताया है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे आपका लिमिटेशन। इतने सारे मेरिट होने के बाद भी इसमें बहुत सारे डिमेरिट भी हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा तो डिमेरिट इसका ये है कि आपका ये कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है आज के डेट में। इसीलिए देखिएगा कंपलसरी सिर्फ कंपनी के लिए ही किया गया है ऑडिटिंग को, क्योंकि आपको भी पता है कि एक छोटे मोटे अगर बिजनेस का अगर हम बात करें या फिर अगर हम एक सोल प्रोप्राइटर का, एक फर्म का बात करें, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली अगर ऑडिटिंग कराने में ही उनका अगर पैसा चला जाएगा तो बिजनेस कैसे ग्रो कर पाएगा। तो इसीलिए उनके लिए कंपलसरी नहीं किया गया है, वो आपका ऑप्शनल है। फिर आपका सोल प्रोप्राइटर के लिए भी आपका ऑप्शनल है, क्योंकि वो पता है आपका कि कॉस्ट उसमें ज्यादा होता है। सिर्फ कंपनी के लिए ही वो आपका कंपलसरी किया गया है। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि आपका हायर कॉस्ट बर्डन होता है। इस वजह से भी, ये कॉस्ट होने की वजह से भी क्या पता आपको भी इसमें इंफॉर्म कर दे, इसमें क्या आपका टेस्ट चेकिंग होता है। टेस्टिंग का मतलब कि सैंपलिंग के आधार पर। अब एक कंपनी का अगर हम बात करें तो वन डे में लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। हर ट्रांजेक्शन्स को ऑडिटर के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाता है, उसमें से कुछ सैंपलिंग निकाला जाता है, कुछ रैंडमली चेक किया जाता है, उस आधार पर ओपिनियन दिया जाता है, और जो कि एक डिमेरिट भी है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा डिमेरिट ये भी है कि आपका टेस्ट चेक के बेसिस पर ऑडिटिंग का ओपिनियन दिया जाता है, क्योंकि लाखों ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसमें और भी बहुत सारे गुड्स वगैरह आते हैं, हर चीज को इंडिविजुअली वेरीफाई करना मुश्किल है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि सैंपलिंग आपसे कलेक्ट किया जाता है और उसको रैंडमली चेक किया जाता है और उस आधार पर उसका ओपिनियन दिया जाता है।
ये सारे इसके डिमेरिट हैं। इनसफिशिएंट टाइम, ऑडिटिंग जो होता है आपको पता है कि इसके लिए भी नॉर्म्स है, आपका कंपनीज एक्ट में भी आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि इसके लिए भी नॉर्म्स है कि आपको कब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है, कितने दिन में ऑडिट, एजीएम होने से पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आना चाहिए। तो मतलब कि एक सर्टेन टाइम उन्हें दिया जाता है ऑडिटर को, और उतने ही समय में एक बहुत बड़े कंपनीज आप देख सकते हैं, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, छोटे मोटे कंपनी तो चलिए हो जाएगा मैनेज, लेकिन अगर हम एक बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का बात करें तो उन्हें इतने कम टाइम में सही तरीके से रिपोर्ट देना, ओपिनियन देना ऑडिटर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इनसफिशिएंट टाइम की वजह से भी उसमें थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट है आपका ये आपका एक एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट है आपका। अब ये कैसे, क्योंकि हमने इनिशियल में ही बताया था आपका कि ऑडिटर के द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और जो अपना प्रोफेशनल जो जजमेंट होता है उस आधार पर आपका ये रिपोर्ट पेश किया जाता है। इसीलिए आपका जो ऑडिटर का काम होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, उसको वेरीफाई करना, फिजिकली उसको चेक करना और उस आधार पर अपना ओपिनियन देना, इसीलिए इसको एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। ये आपका एस्टीमेट भी होता है, बेस्ड ऑन एस्टीमेट। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका ऑडिटर वगैरह जो बहुत सारे जगहों पर एस्टीमेट का यूज करता है। मान लीजिए आपका एक बिल्डिंग वगैरह है, या फिर एक हम मशीनरी का हम अगर बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो मशीनरी है मान लीजिए 10 साल से यूज किया जा रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जा रहा है। अब फाइनली 10 इयर्स के बाद उस एसेट्स का, उस मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो बताना मुश्किल है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, या तो उसका हम लोग जो वैल्यूएशन टीम होती है उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर जो मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट लिया हैं उनके द्वारा कंसल्टेंट किया जाता है, उस आधार पर उस मशीनरी का वैल्यू किया जाता है, जो कि एक एस्टीमेट ही होता है, एक्चुअल कभी भी वो फिगर नहीं होता है। या फिर जो डाउटफुल अकाउंट्स है उसके लिए भी वहां पर एस्टीमेट यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑडिटिंग का सबसे बड़ा डिमेरिट ये भी है कि वो एस्टीमेट बेसिस पर बहुत जगह पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि ये जो इंफॉर्मेशन इनिशियल में ही बताया थे कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तो प्रिपेयर करना मैनेजमेंट का ही काम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करना मैनेजमेंट का काम है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्लाइंट मैनेजमेंट का काम है, इंप्लॉय का काम है। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तौर पर, इंडिविजुअली, इसके इंप्लॉय के द्वारा, तो वही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन जजमेंट देता है। तो ये सारे इसके डिमेरिट है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। आई होप ऑडिटिंग का मेरिट और डिमेरिट बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। ये आपका सिंपल टॉपिक है, इसमें ज्यादा आपको चीजों को एक दूसरे से जोड़कर देखना है, उस आधार पर आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कभी कभी एग्जाम में इस चीज को भी पूछा जाता है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ टर्म है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। ऑडिटिंग सिंपल अगर हम टर्म में अगर बोलें तो जहां से अकाउंटिंग कंप्लीट होता है, अकाउंटिंग जहां पर आपका खत्म होता है, एंड करता है, उसके बाद आपका ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि मतलब कि जो अकाउंटिंग का काम हो चुका है उसी चीज को डिटेल में एग्जामिन करना ऑडिटिंग कहलाता है। क्लियर है? तो जहां पर आपका अकाउंटिंग कंप्लीट होता है, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, उसके बाद आपका ऑडिटर का काम होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर जो अकाउंटिंग काम हो चुके हैं उसके बाद उसको डिटेल में एग्जामिन करना ऑडिटिंग का काम होता है। यहां पर आप देख सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अगर हम प्रिपेयर का बात करते हैं, द रोल ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो है प्रिपरेशन किया जाता है। जबकि आपका अगर हम बात करें ऑडिटिंग में, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जा चुका है उसको आपको डिटेल में एग्जामिनिंग करना, ये आपका ऑडिटिंग में शामिल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका ऑडिटर जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। इफ द ऑडिटर इज आस्क्ड टू राइट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सट्रैक्ट
एंड एग्रीड ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, he would be doing the work of an accountant and not the work of auditor। मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ये सारे प्रिपेयर करना किसका काम होता है, मैनेजमेंट या फिर क्लाइंट का जो अकाउंटेंट होता है उसके द्वारा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, कभी भी वो पार्ट हो ही नहीं सकता, ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। जबकि आपका ऑडिटर को जो अपॉइंट किया जाता है वो चेक करने के लिए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया गया है अकाउंटेंट के द्वारा वो ट्रू एंड फेयर व्यू में है या नहीं है। थर्ड है आपका, क्या अकाउंटिंग के बिना, अकाउंटिंग अभी तक नहीं हुआ है, क्या ऑडिटिंग हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका नो। बिना अकाउंटिंग किए हुए ऑडिटिंग कराना कंपलसरी कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। हमने इनिशियल में ही बताया आपको कि अकाउंटिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, उसी जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं उसी चीज को डिटेल में एग्जामिनेशन करना ऑडिटिंग होता है। तो बिना अकाउंटिंग के ऑडिटिंग पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है? तो आज के सेशन में बस इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 आपको जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही हमारे जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हमारे ऐप मोबीशाला ऐप, आपको गूगल प्ले स्टोर से मोबीशाला ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसमें आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद SVA2233 आपको इंटर करना है। उसके बाद जितने भी मेरे कोर्सेज हैं वहां पर उपलब्ध रहेंगे, आप वहां पर ऑनलाइन क्लासेस और जो हमारे प्राइम कोर्सेज है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर में जाइएगा प्लान में, वहां पर सारी चीज वो मिलेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर हमारे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अभी तक इस चैनल को नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में।